देखो, कल हम लोग हॉटस्पॉट एरियाज के बारे में बात कर रहे थे। हॉटस्पॉट एरिया इंडिया के भी और ग्लोबल लेवल पर भी देख लेंगे एक बार। इंडिया के लेकिन इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको ये समझा भी दिया था कि हॉटस्पॉट शब्द का जो सबसे पहले यूज है वो नॉर्मन मायर्स ने किया 1988 में। और फिर उसके बाद ये चलन में आया। स्पेशली हॉटस्पॉट वो एरियाज होते हैं जहां बायोडायवर्सिटी अच्छी खासी मिलती है, और इसके साथ साथ वहां उस बायोडायवर्सिटी को संकट भी हो, क्राइसिस भी हो। जैव विविधता को संकट तब होता है जब आवासों का विनाश हो रहा होता है, प्राकृतिक आवासों का विनाश हो रहा हो, नेचुरल जो इनहैबिटेशन है उसको एक खतरा हो किसी तरीके का। नेचुरल इनहैबिटेशंस को खतरा होता है जनरली, जैसे वन विनाश। अगर जंगल कटे तो नेचुरल हैबिटेशन को खतरा होता है। तो फिर जहां भी ये लिखा हुआ हो ना कि प्राकृतिक आवास का विनाश, इसका मतलब वहां पर वनों का विनाश है। क्योंकि जीव जंतुओं का प्राकृतिक निवास स्थान वन ही होते हैं, तो उनको कोई खतरा है। इसलिए ऐसे एरियाज को हम लोग हॉटस्पॉट कहते हैं। ब्रिटिश ये इकोलॉजिस्ट थे नॉर्मन मायर्स, इन्होंने यही इसकी परिभाषा दी। तो आप इसमें पहली बात लिखना, एक तो उन्होंने ये कहा कि जातीय बहुता होनी चाहिए वहां पर। मतलब स्पेशीज के लेवल पर हमें प्लुरैलिटी देखने को मिले, प्लुरैलिटी देखने को मिले, और पर्याप्त मात्रा हो उनका, उनकी संख्या भी खूब ठीक देखने को मिले उन स्पेशीज की। और दूसरी बात ये हो कि कम से कम 70% वहां की जो वनस्पतियां हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक आवास हुआ ना वनस्पतियां, ये नष्ट हो गई हों, लोगों ने पेड़ पौधों को काट लिया हो, यानी प्राकृतिक आवास नष्ट हो गया हो और उसके नष्ट होने का भी जो स्तर है वो लगभग 70% हो। ऐसा कुछ होना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन लिखो। बात समझ में आ गई हॉटस्पॉट की? किसने की कहा, क्या हुआ, क्योंकि नॉर्मन मायर्स पूछा गया है। हॉटस्पॉट की परिभाषा भी पूछी गई है। पॉइंट से आप लिखना, इसमें नेक्स्ट पॉइंट से कुछ और बातें हैं। देखो, दुनिया भर में 36 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं जो इस समय तक जिनकी पहचान हो चुकी है। जहां ऊपर की कंडीशन देखने को मिलती है, वहां प्रजातिगत बहुतायतता भी मिलती है, स्पेशीज के लेवल पर वहां खूब हम लोगों को प्लुरैलिटी देखने को मिलेगी, और संकट भी देखने को मिलेगा। तो आप लिखना, तो ये बात है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंस इस बात की ये है, ये 36 हॉटस्पॉट एरियाज में ही लगभग 60% जो प्रजातियां हैं विश्व की, वो इसी 2.3% क्षेत्रफल पर मिलती हैं। 60%। प्लांट्स की लगभग 50%, और एनिमल्स की लगभग 42% स्पेशीज पूरे वर्ल्ड की इसी एरिया पर पाई जाती हैं, 2.3% पर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये अर्थ की बायोडायवर्सिटी के लिए। पॉइंट से लिखना, इन 36 में से 4 भारत में आते हैं। अगर हम लोग नंबर के हिसाब से देखें तो इंडिया में बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट केवल 2 ही हैं। नंबर माने नंबर नहीं, नाम के हिसाब से देखें, अगर बाय द नेम देखें, एक वेस्टर्न घाट और दूसरा ईस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय नहीं। याद रखना, ये वेस्टर्न हिमालय आता है लिखा हुआ उसमें, पेपर में एक ऑप्शन में देते हैं वो, जिससे लोग चक्कर में पड़ जाएं ईस्टर्न वेस्टर्न के और गलत मार्क कर दें। हिमालय में ईस्टर्न ही याद रखना, और वेस्टर्न घाट 2 हैं। लेकिन अगर हम लोग काउंट के हिसाब से उसे देखें तो 4 हैं। ये वेस्टर्न हिमालय को भी उसमें रखते हैं। वेस्टर्न हिमालय,
और हालांकि वेस्टर्न हिमालय का कहीं कहीं पर वो हिमालय ही लिख देते हैं। एक फिर वेस्टर्न घाट लिख देते हैं। तीसरा वो मलाया एरिया या नॉर्थ ईस्टर्न एरिया लिख देते हैं। और चौथे में वो सुंडालैंड लिख देते हैं। सुंडालैंड वाला जो एरिया है ये, इसमें श्रीलंका वगैरह का क्षेत्र भी आ जाता है। अब देखो इसमें, चलो आप इसको हिमालयन क्षेत्र ऐसे ही लिख के छोड़ दो अभी, क्योंकि आगे हम लोग जब नेशनल पार्क पढ़ेंगे उसमें मैं इसको क्लैरिफाई आपको करूंगा। इस एरिया में कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशीज मिलती हैं जो यहाँ के लिए, देखो वो वर्ड में फिर याद नहीं आ रहा है, वो इकोलॉजिकल वर्ड है। एंडेमिक। हाँ एंडेमिक, देखो आ गया यार। यहाँ के लिए एंडेमिक, एंडेमिक का मतलब होता है कि वो केवल वहीं पाई जाती हो और कहीं नहीं पाई जाती हो, उसी स्थान पर पाई जाने वाली, एंडेमिक। यहाँ हिमालयन क्षेत्र में कई ऐसी चीजें हैं जो यहीं पाई जाती हैं, एंडेमिक हैं। प्लांट में भी वो यहीं मिलेंगी और एनिमल्स में भी। जैसे भारत यहीं पर हिमालय में ही नामदफा नेशनल पार्क है। अरुणाचल प्रदेश में आता है वैसे तो ये, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के थोड़े ऊपर वाले एरियाज में है। यहाँ उड़ने वाली गिलहरी मिलती है, फ्लाइंग स्क्विरल, यहीं के लिए एंडेमिक है और कहीं नहीं मिलती। जैसे वेस्टर्न हिमालय में, वेस्टर्न हिमालय स्पेशली हायर रीचेस हिमालय के, लद्दाख वगैरह या अ, अ, कुल्लू घाटी, है ना, इन एरियाज में स्नो लेपर्ड मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। तो कुछ ऐसी एरियाज हैं जहां पर हिमालय में वहीं के लिए एंडेमिक स्पेशीज मिलती हैं और कहीं नहीं मिलती, और इसलिए इनको खतरा भी है। तो इसको मैं वहां आपको बता दूंगा। फिलहाल आप लिखो हिमालयन रीजन, हिमालयन रीजन एक है। दूसरा लिखना इसमें इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडो बर्मा रीजन। इंडो बर्मा रीजन। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आप लगभग 20 मिनट लेट हैं, 25 मिनट, 20 मिनट तो हो ही गए। इंडो बर्मा रीजन, ठीक है। देखो इंडो बर्मा रीजन में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी आ जाते हैं। जो ये पूर्वी हिमालय मैंने लिखा था या बताया था आपको, वो आ जाता है इसमें। ब्रह्मपुत्र नदी का भाग, बर्मा रीजन का मतलब हुआ कि म्यांमार और चाइना का सदन वाला हिस्सा, सदन चाइना, यूनान वगैरह का जो प्रांत है वो इसमें आ जाएगा। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, ये वाला एरिया इसमें आ जाता है। तो आप इसमें लिखना इंडो बर्मा क्षेत्र, इसमें डैश करके लिखना इसके आगे इंडो बर्मा रीजन, और इसके आगे डैश करके लिखना पूर्वी बांग्लादेश से, पूर्वी बांग्लादेश भारत से लेकर, पूर्वी बांग्लादेश भारत से लेकर मलेशिया तक फैला है। पूर्वी बांग्लादेश भारत से लेकर मलेशिया तक फैला है। अब देखो इसको समझने के लिए मैप जरूर चाहिए होगा, तो मैप खोल लेना अपना, उसमें एक बार देख लेना। ईस्टर्न बांग्लादेश से लेकर भारत का एरिया, और भारत के एरिया में भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इसमें आ जाएंगे, और फिर वहां से शुरू करके म्यांमार और फिर मलेशिया तक चला जाएगा नीचे। तो आप लिखो, देखो इस एरिया का सबसे ज्यादा, मतलब इस क्षेत्र का, इंडो बर्मा क्षेत्र का सबसे ज्यादा एरिया भारत में आता है। लगभग 5% एरिया इसका भारत में ही है। चलो इसको तो खैर छोड़ो, बहुत फैक्ट हो जाएंगे। अब यहां के लिए आप एंडेमिक क्या होगा। देखो अदरक को तो आप यूज इस्तेमाल करते ही होगे। अदरक यहाँ की एंडेमिक स्पेशी है, केवल यहीं मिलती है। हालांकि अब तो वो दूसरी जगहों पर भी उगाई जाती है,
लेकिन उसका जन्म स्थल यही है, यही है अनानास, यहीं की एंडेमिक स्पेशी है। यहाँ पर हेरॉन बहुत मिलते हैं, वाइट ईयर्ड हेरॉन। ये एक पक्षी होता है सफेद कानों वाला, वाइट ईयर हेरॉन, हेरॉन उसे कहते हैं, क्रेन के टाइप का। तो कुछ यहाँ स्पेशल इस एरिया में पक्षी स्पेशली मिलते हैं, कारण ये है कि जंगल ज्यादा है और फ्लोरा यहाँ पर खूब ठीक ठाक मिलती है, तो फिर पक्षी यहाँ पर हैं, इसलिए माइग्रेटरी बर्ड्स। अच्छा, यहाँ नागालैंड में एवियन बड़े लेवल पर देखने को मिलते हैं, नागालैंड इसी का हिस्सा है। और नागालैंड में वल्चर्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। इवन साइबेरियन क्रेन सबसे पहले नागालैंड ही पहुंचते हैं, साइबेरिया से उड़ के, बाद में फिर वो पश्चिम की ओर आके और राजस्थान और गुजरात तक देखने को मिलते हैं, लेकिन उनका एक आश्रय स्थल है नागालैंड और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इसीलिए क्योंकि यहाँ पक्षियों की प्रजाति सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो आप यहाँ नोट करके लिख लेना इसी बात को। इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में पक्षियों की प्रजातियां सर्वाधिक पाई जाती हैं, पक्षियों की प्रजातियां सर्वाधिक पाई जाती हैं। इन दिस एरिया द एवियन स्पेशीज द एवियन स्पेशीज अबंडेंटली फाउंड। ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, चमगादड़ पक्षी है ना एक, क्या है चमगादड़, पक्षी तो नहीं है, क्या कहते हैं उसे? मैमल मैमल मैमल। मैमल है एक। चमगादड़ यहाँ के लिए एंडेमिक है, और कोरोना वायरस चमगादड़ों में मिलता है। वो ये माना गया कि चाइना में भी इसी क्षेत्र से पहला, इंडो बर्मा क्षेत्र से। हालांकि वो बात अलग है कि चाइना ने तो कुछ अलग ही किया था उस। लिखो। नेक्स्ट एक एरिया हो गया ये। तीसरा एरिया है पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका क्षेत्र, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका रीजन। वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका रीजन, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। देखो ये वेस्टर्न घाट से शुरू होकर श्रीलंका तक जाता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। और एंडेमिक एरिया, ये भी एंडेमिक एरिया है। वेस्टर्न घाट इंडिया का बायोडायवर्सिटी जो रिच एरिया है वो इसी में ही आता है। लास्ट लिखिए इसमें सुंडालैंड क्षेत्र, सुंडालैंड रीजन। देखो ये सुंडालैंड, इसको नाम दिया गया 2013 में यूनाइटेड नेशंस ने, और इसमें इंडिया का अंडमान निकोबार एरिया आ जाता है। अंडमान निकोबार एरिया से लेकर, अगर आप उसमें मैप में देखो, तो अंडमान निकोबार से शुरू होकर ये रीजन जाएगा इंडोनेशिया, और आगे फिर सिंगापुर, फिलीपींस वगैरह तक। ये लिटोरल एरियाज हैं इंडियन ओशन, और हाँ इंडियन ओशन के ही स्पेशली उनमें फैला हुआ है ये। किस मैप में देखना है सर? किस मैप में देखना है? एशिया के मैप में देखो, एशिया फिजिकल में, या एशिया पॉलिटिकल में भी दिख जाएगा। पैसिफिक तो नहीं होगा वहां पे, अ, या हो सकता है, क्योंकि फिजी वाला एरिया जो है वो पैसिफिक में ही आएगा। हालांकि सबसे बड़ा एरिया जो इसका है वो इंडियन ओशन में ही है। अच्छा, मैनग्रोव जो क्षेत्र है वो इन्हीं की पहचान है, मैनग्रोव और कोरल रीफ। कोरल और मैनग्रोव इन्हीं एरियाज की पहचान है, क्योंकि यह खूब मिलते हैं, समुद्र के क्षेत्र हैं ये, तटवर्ती एरिया हैं। तो आप लिखना नोट में, मैनग्रोव एवं कोरल रीफ, मैनग्रोव एवं कोरल रीफ, मैनग्रोव एंड कोरल रीफ, है ना। अच्छा एक 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 जीव होता है जिसे ड्यूगोंग कहते हैं, ये समुद्र में पाया जाने वाला है, इसे समुद्री गाय भी कहते हैं, सी काओ भी कहते हैं, हालांकि सी काओ एक अलग चीज है।
लेकिन ड्यूगोंग इसका नाम है, ये एंडेमिक है यहाँ के लिए। तो आप इसमें लिख लो मैनग्रोव कोरल रीफ एवं ड्यूगोंग, DUEGONG। अगर आप देखोगे उस पे तो मिल जाएगा नेट पे। ड्यूगोंग यहाँ की प्रमुख प्रजातियां हैं। ड्यूगोंग यहाँ की प्रमुख प्रजातियां हैं। मैनग्रोव कोरल रीफ एंड ड्यूगोंग आर द इंपॉर्टेंट स्पेशीज ऑफ हियर। ठीक है, बताओ क्लियर है ये बात? ये चारों चीजें समझ में आ गई, एरिया रीजन वाइज। चलिए ठीक है, अब आगे हम्म, चलते हैं। देखो इसमें अब हम लोग भारत के बायोजियोग्राफिकल रीजन देख लेते हैं। अगला हम लोगों का हेडिंग होगा भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र। ठीक है, इसमें थोड़ी और बायोडायवर्सिटी को हम थोड़ी और डीपली इसमें पढ़ लेंगे। आप इसमें सबसे पहले तो हेडिंग लिखो, भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र, बायो जियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया। ये ज्योग्राफी से भी जुड़ा हुआ है, तो जिन लोगों का ज्योग्राफिकल एरिया, जिन लोगों की ज्योग्राफी थोड़ी सी नहीं हुई है या कमजोर है, वो इसको यहाँ पे देख लेंगे, आ जाएगा। बायो ज्योग्राफिकल एरिया या बायो ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया। देखो एक तो होता है ज्योग्राफिकल रीजन। हम लोगों ने ज्योग्राफिकल रीजन के आधार पर जब भारत को पढ़ा था फिजिक्स ज्योग्राफी में, तो उसमें शायद 6 या 7 टाइप में हम लोगों ने वो बांट लिया था। लेकिन यहां पर हम पूरे भारत को पढ़ेंगे ज्योग्राफी के साथ साथ, या ज्योग्राफिकल एरिया के साथ साथ वहां पर जो जीव जंतु और वनस्पतियां मिलती हैं उसके आधार पर भी। यानी इसमें और जीव जंतु और वनस्पतियां जो होती हैं वो मिलती हैं वेदर के हिसाब से वहां की। तो ये क्लासिफिकेशन जनरली वेदर का क्लासिफिकेशन भी होगा भारत में। जो जलवायु क्षेत्र हैं उसके आधार पर भी एक तरीके का क्लासिफिकेशन होगा, वेदर रीजन के हिसाब से भी। तो हम लोग भारत को 10 भागों में बांट सकते हैं बायोजियोग्राफिकल रीजन के हिसाब से, 10 पार्ट में। कौन कौन से? अब मैं पश्चिम से चलूंगा, उत्तर पश्चिम से। सबसे पहले उत्तर से ही एक एरिया है ट्रांस हिमालयन रीजन। आप चाहें तो मैप उसमें खोल लें। ट्रांस हिमालयन रीजन का मतलब है हिमालय की अपर रीचेस जो इंडिया में आती हैं, या जो हिमालय के बनने से भी पहले थी, काराकोरम वगैरह, काराकोरम, लद्दाख, ये वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा। तिब्बत भी इसका हिस्सा है। ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। ये एरिया जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, ये एरिया सबसे ऊपर उठा, तो ट्रांस हिमालयन एरिया यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। यानी ये यूरेशिया से जुड़ा हुआ है, यूरेशिया के अंतर्गत ही ये आता भी है। लद्दाख है ना, इसका एरिया है, काराकोरम वगैरह। इवन सिक्किम का जो सबसे ऊपरी क्षेत्र है, सिक्किम कंचनजंगा का ये वाला एरिया, वो भी इसी में ही आता है। हिमाचल में लाहौल स्पीति जुड़ा हुआ है इससे, वो भी इसी में से ही आता है। तो ये एक एरिया हुआ, है ना। इसमें रहने वाले जीव जंतुओं को भी पढ़ेंगे आगे, लेकिन मैं पहले आपको बता दूं कौन कौन से एरिया। दूसरा एरिया है हिमालयन रीजन। अब इसमें हिमालयन रीजन में हिमालय के 3 क्षेत्र आते हैं, है ना। हिमालय के तीनों कौन कौन से आएंगे? मिड हिमालयाज भी, लेसर हिमालय जिन्हें हम लोग मिडल हिमालय या लेसर हिमालय कहते हैं, शिवालिक भी इसमें आ जाएगा, और ग्रेट हिमालय भी इसमें आ जाएगा, महान हिमालय भी इसमें आ जाएगा। ये एरिया इसमें
यानी हिमालय का पूरा एरिया जो हम लोग बांटते हैं हिमालय को, क्योंकि हिमालय को हम लोग 4 पार्ट में बांट लेते हैं ना, ट्रांस हिमालय यानी जो हिमालय के बनने से पहले था, और बाकी के हिमालय के 3 हिस्से, ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय और शिवालिक। तो इस वाले में ये तीनों हिस्से आएंगे, हम लोगों ने ये पढ़ा था ज्योग्राफी में। तीसरे नंबर पर फिर मरुस्थल आ जाता है, डेजर्ट। इसमें थार का रेगिस्तान आ जाएगा, एक ये बायोजियोग्राफिकल रीजन है। फिर पश्चिम में ही अगर हम लोग नीचे की ओर जाएं दक्षिण की तरफ, तो फिर वेस्टर्न घाट आ जाएंगे, इसका बिल्कुल अलग है। इसके बाद अगर हम लोग ऊपर की ओर थोड़ा यानी ईस्ट की ओर जाएं, तो दक्कन प्लेटो आपको देखने को मिलेगा। इसको हम लोग डेक्कन पेनिनसुलर प्लेटो भी कहते हैं, या दक्कन पेनिनसुलर रीजन भी कह देते हैं। हालांकि ये दक्कन प्लेटो का हिस्सा है, दक्कन का पठार है, देखने को मिल जाएगा बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ बीच में, विंध्याचल पर्वत के यस नीचे, इंडिया फिजिकल में। यस सर। अच्छा, फिर एशिया में इसके देखा। बाद गंगा का मैदान एक रीजन है, गैंजेटिक प्लेन्स इसको हम लोग कहते हैं। यहाँ की भी अपनी अलग बात है, क्योंकि गंगा नदी बहती है, गंगा और उसकी सहायक नदियां। तो यहाँ फ्रेश वाटर, अब गंगा एक फ्रेश वाटर का रिसोर्स है, या उसकी ट्रिब्यूटरीज भी। तो यहाँ फ्रेश वाटर में मिलने वाली जो स्पेशीज हैं वो खूब मिलती हैं। जैसे गंगा डॉल्फिन यहाँ की प्रमुख प्रजातियों में से एक है, खूब आता है एग्जाम में गंगा डॉल्फिन के बारे में, क्योंकि गंगा डॉल्फिन को हम लोग फ्रेश वाटर के टाइगर्स भी कहते हैं उन्हें, एक इंपॉर्टेंट स्पेशी होती है डॉल्फिन। फिर इसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, यानी पूर्वोत्तर राज्य देखने को मिलेंगे। ये गंगा, ये ब्रह्मपुत्र नदियों के आसपास का एरिया भी है, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के आसपास का एरिया, ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ईस्टर्न हिमालय। फिर एक रीजन होगा तटीय क्षेत्र, कोस्टल एरियाज। देखो भारत के 12 राज्य हैं जहां समुद्र तट मिलता है। इन 12 के 12 राज्यों में हम लोगों को मैनग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, मैनग्रोव वन देखने को मिलते हैं। और इन मैनग्रोव वनों की कुछ और भी खासियत हैं। जैसे अगर बंगाल की हम लोग मैनग्रोव वनों की बात करें जो सबसे बड़े हैं, वहां रॉयल बंगाल टाइगर हम लोगों को देखने को मिलता है, जो एक अम्ब्रेला स्पेशी है वहां की। और 10वां एरिया बनता है इसमें जो द्वीप समूह हैं या आइलैंड्स हैं, आइलैंड रीजन, उसमें अंडमान निकोबार भी आ जाएगा, लक्षद्वीप भी आ जाएगा, या भारत के जो आइलैंड एरियाज है, क्योंकि बड़े यही हैं, ये 10 के 10 उसमें शामिल हो जाते हैं द्वीपीय क्षेत्रों में। ठीक है, इस तरीके से हम पूरे इंडिया को 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन में बांट सकते हैं। क्लियर है?